Good morning, students. We are going to continue with our extra questions for chapter number 1 for 9th standard. We had done up till question number 4. It's missing question number 5, so we are going to move on to question number 6. Now, इसमें हमें ये दे रखा है in our question number 6 कि ऑस्मोसिस इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन कमेंट. आपको इसमें सॉर्ट ऑफ 2 और 3 लाइन्स आपको लिखनी है कि ऑस्मोसिस एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है. अब यू माइट हैव स्टडीड इन योर फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी कि ऑस्मोसिस क्या होता है. इट्स बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन 2 डिफरेंट एरियाज, 2 डिफरेंट रीजन्स. मूवमेंट जब पानी इधर से उधर फ्लो होता है, राइट. एंड डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन हमने पढ़ा था. डिफ्यूजन इज़ बेसिकली इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. तो एक तरीके से डिफ्यूजन काइंड ऑफ पार्ट है ऑस्मोसिस का. ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन काइंड ऑफ एक दूसरे से रिलेटेड है, सॉर्ट ऑफ सिमिलर है. बस डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन में हम बोलते हैं इट इज़ ए जनरल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, or you can say that diffusion is the movement of particles from a higher concentration to a lower concentration. ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा concentration है particles की, वहाँ से particles अगर flow होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर lower concentration है, तो that would be called diffusion. And osmosis is also that, बस फ़र्क ये है कि osmosis is only talking about water. जब water की movement होती है higher concentration से lower concentration में, then that is called osmosis. सो दैट इज़ वाई हम ऑस्मोसिस को बोल रहे हैं स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि ऑस्मोसिस में भी डिफ्यूजन हो रहा है, बट किसका हो रहा है, वाटर का, राइट. तो इस बेसिस के ऊपर आपको अपना आंसर जो है वो इसमें मेंशन करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ऑस्मोसिस एंड और डिफ्यूजन. आपको इसको क्लासीफाई करना है. यू कैन बेसिकली do one thing, you can remove this question number 7. It's kind of not in your, not, it does not comes under the scope of your first chapter. It basically comes under the scope of your second chapter mostly. So we are going to leave it and we are going to continue with our next question number 8. इसको देखते हैं. Water as ice has a cooling effect, whereas water as steam may cause severe burns. Explain these observations. Okay, ये भी हम लोगों ने पहले देखा है. Water as ice has a cooling effect. Water में अगर water ice में convert हो जाए तो वो cool कर सकता है, cooling effect produce कर सकता है. लेकिन water as steam जो है वो burns produce करता है, यानी कि severely जला सकता है, काफ़ी strongly जला सकता है आपको. तो आपको इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करना है कि वाटर कूल आइस के फॉर्म में कूल क्यों करता है एंड स्टीम के फॉर्म में इतना ज़्यादा गर्म क्यों करता है. यू आर गोइंग टू बेस दिस आंसर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लेटेंट हीट, कि आइस में लेटेंट हीट की प्रेजेंस या एब्सेंस और स्टीम में लेटेंट हीट की प्रेजेंस या एब्सेंस, उसके बेसिस पे आपको ये वाला आंसर लिखना होगा. ऑलराइट. तो this was question number 8. Moving on to question 9. देखो, Alka was making tea in a kettle, है ना. Suddenly she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. She wondered whether the temperature of the steam was higher than that of the water boiling in the kettle. Comment. उसको समझ लेते हैं एक बार. Alka was making tea in a kettle. एक कैटल में या कैटली जिसको अपन बोलते हैं, उसमें टी बना रही थी. एंड सडनली उसने क्या फील किया, इंटेंस हीट फ्रॉम ए पफ ऑफ स्टीम. जो भाप निकली उस कैटल में से, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा गर्म फील हुआ. तो उसके शी वंडर्ड, उसने ये बात सोची कि जो भाप निकली वो ज़्यादा गर्म है या फिर जो वाटर है वो ज़्यादा गर्म है जो बॉयल हो रहा है. तो अगेन आपको इसमें लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को लेकर आंसर बताना होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म है. पहले तो आपको इसमें बताना है कि वेदर द स्टीम इज़ मोर
whether the steam is hot or the water, boiling water is hot, कौन सा है वो ज़्यादा hotter है इन दोनों में से. एक तो आपको ये बताना है, एंड देन आपको उसमें रीज़न बताना होगा दैट व्हाई आर यू सेइंग वेदर बॉइलिंग वाटर इज़ hotter or the steam is hotter. Okay, now moving on to the next question number 10. देखो, a glass tumbler containing hot water is kept in the freezer compartment of a refrigerator. If you could measure the temperature of the content of the tumbler, which of the following graphs would correctly represent the change in its temperature as a function of time? तो सिचुएशन इसमें आपको क्लियरली दे रखी है. अगर आप एक ग्लास टम्बलर, मतलब बेसिकली एक ग्लास अगर आप रखते हो जिसमें पानी है, गर्म पानी है, अगर आप उसको फ्रीज़र में रखते हो एंड देन अगर आप उसका टेम्परेचर मेजर करते हो, तो इस सिचुएशन जो आप ऑब्ज़र्व करोगे वो ऑब्ज़र्वेशन आप कौन से ग्राफ के थ्रू बता सकते हो. यानी कि जो टेम्परेचर में चेंज आप ऑब्ज़र्व करोगे वो किस हिसाब से आप कौन से ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हो. अब वी नो कि जब हम गर्म पानी को रखेंगे फ्रीज़र में तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा और इवेंचुअली इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा कि वो पानी कैसा हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा 0 डिग्रीज़ पे, फ्रीज़ हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट. और उस पॉइंट पर जाकर फिर उसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, 0 डिग्रीज़ पर जाकर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, बिकॉज आइस का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्रीज़ है. सो उसको हम किस तरीके से शो करते हैं, द मोस्ट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट वुड बी ग्राफ सी, जिसमें अगर आपको दिख रहा है टेम्परेचर पहले ड्रॉप हो रहा है, जो रेड लाइन है ना, टेम्परेचर पहले ड्रॉप हो रहा है एंड देन 0 डिग्रीज़ पर जाकर ये कांस्टेंट हो रहा है. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, देन 0 डिग्रीज़ पर जाकर ये कांस्टेंट हो रहा है. सो दिस वुड बी योर आंसर. तो आपको इसमें रीज़न बताना है. लेट्स सी, नहीं इसमें रीज़न नहीं पूछा आपसे, ओनली आपको इसमें ग्राफ का बताना है दैट विच ग्राफ वुड बी suitable for this situation. Okay, next move on to question number 11. Look at figure 1.3 and suggest in which of the vessels A, B, C or D the rate of evaporation will be the highest. Okay, तो हमें 4 vessels दे रखे हैं, 4 figures दे रखे हैं बेसिकली A, B, C and D. इन figures में 4 vessels हैं जिनके साथ अलग अलग सिचुएशन हो रही है. इफ़ यू लुक एट वेसल ए, तो उसमें वाटर फिल्ड अप है, इन सब में वाटर फिल्ड अप है. ए हैज़ बेसिकली लार्जर सरफेस एरिया देन बी, है ना. ए का जो सरफेस एरिया है वो बी से ज़्यादा है. सी और ए का सरफेस एरिया सेम है, बट सी के ऊपर एक फ़ैन भी चल रहा है, बेसिकली हवा क्रिएट हो रही, विंड क्रिएट हो रही है. और डी का सरफेस एरिया ए और सी के इक्वलेंट है, लेकिन डी में क्या है, डी इज़ कवर्ड. डी कैसा है, कवर्ड है. तो आपको क्या बताना है इसमें कि कौन से वेसल, कौन से फिगर में रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हाईएस्ट और एक्सप्लेन करना है आपको. तो यू विल नीड टू लुक बैक एट द टॉपिक ऑफ इवेपोरेशन दैट वी वेंट थ्रू, जो हमने पढ़ा था इवेपोरेशन में, और जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे, यू नीड टू गो थ्रू दैट, और उसके बेसिस पे आपको अपना आंसर इसमें बताना होगा कि ए, बी, सी या डी इनमें से कौन से फिगर में इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा. ऑलराइट, सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड योर आंसर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू our next question 12. इसमें हमें दे रखा है A और B, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के. लेट्स लुक एट A. Conversion of solid to vapor is called sublimation. Name the term used to denote the conversion of vapor to solid. Okay, so solid to vapor के लिए हम लोग sublimation यूज़ में लेते हैं.
आपको बताना है कि इसके रिवर्स के लिए यानी कि वेपर टू सॉलिड के लिए क्या टर्म यूज़ में आता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये. सेकेंड ऑफ ऑल बी आपको दे रखा है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन. व्हाट इज मेंट बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन इसमें लिखनी है. ओके, सो ए में आपको बताना है कि वेपर टू सॉलिड जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड बी में आपको बताना है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है. राइट, सो दिस वाज योर 12th question. Now let's look at some long answer type questions that we are seeing on the screen. इसमें से few questions you can leave out because they are not basically coming under the scope of your first chapter. For example, you can leave out question 1. Okay, and yeah, also there are changes. One change is, if you can see question number 4, comment on the following statements. So the statements given in 5 are basically part of 4. जो question 4 है उसका जो remaining part है that is in 5, यानी कि 4 और 5 basically are same questions. Okay, and one more change that you need to make is, if you can see question number 6 right at the bottom, तो इसमें दे रखा है why does the temperature of a substance remains constant during its melting point or boiling point. इसमें ये melting point और boiling point नहीं है, only melting और boiling है. यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि जो टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस वो मेल्टिंग और बॉइलिंग होते टाइम जो टेम्परेचर है उसका वो कांस्टेंट क्यों रहता है, सेम क्यों रहता है. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे, यू नीड टू गो थ्रू देम, अंडरस्टैंड देम ऑन योर ओन. ओके, ट्राई टू मेक अप देयर आंसर्स ऑन योर ओन. आप उसको अपने आप समझने की कोशिश करनी है और देखना है कि इन क्वेश्चंस में क्या दे रखा है. मोस्ट एवरीथिंग विच इज़ गिवन इन दिस वी हैव डन इट ऑलरेडी, सो ऐसा कुछ न्यू इसमें नहीं है. You just need to go through the questions and understand them properly and try to find out their answers. Alright, so hopefully you will be able to do these questions, and these questions must be done in your notebooks, in your fair notebooks, and you will be required to show these questions done by the end of next week. Okay.